तो चलिए कहानी शुरू करते हैं। अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब लाजमी करें। इस कहानी की शुरुआत में हम दो चचेरे भाई बहन को देखते हैं, जिनमें लड़के का नाम रिचर्ड होता है जो 9 साल का है, और वही लड़की का नाम एमी है जिसकी उम्र 7 साल है। और ये दोनों रिचर्ड के पिता के साथ एक शिप में होते हैं और घर लौट रहे होते हैं। दोनों बच्चे शरारत करते हैं, इसीलिए रिचर्ड के पिता उन्हें ऐसा करने से मना करते हैं। तभी वो देखते हैं कि जहाज में आग लग गई है, जिससे जहाज में मौजूद सभी लोग घबरा जाते हैं और चारों तरफ अफरा तफरी मच जाती है। वहाँ धुएं की वजह से कुछ भी साफ दिखाई नहीं देता। रिचर्ड के पिता और लोग अपनी जान बचाने के लिए एक बोट में शिफ्ट हो जाते हैं। इस जहाज के कुक का नाम पैडी होता है, जो रिचर्ड और एमी को अपने साथ एक छोटी बोट में बैठा लेता है। लेकिन आग के धुएं की वजह से उसे कुछ भी दिखाई नहीं देता है और वो उनसे अलग होकर के दूर चला जाता है। पैडी दोनों बच्चों के साथ समुद्र के बीचों बीच बिना खाना पानी समुद्र में भटकते रहते हैं। अगली सुबह पैडी और दोनों बच्चे देखते हैं कि उनके सामने एक आइलैंड है। ये देख करके पैडी खुश हो जाता है और वो अपने छोटी बोट से वो लोग उस आइलैंड पर आ जाते हैं। यह आइलैंड चारों तरफ हरियाली और नारियल के पेड़ से भरा हुआ होता है। पैडी इस आइलैंड को एक्सप्लोर करने लगता है ताकि अगर कोई उसे इंसान दिखे तो वो उनसे मदद मांग सके, पर उसे कोई भी दिखाई नहीं देता है। अब ये लोग पूरी तरीके से इस द्वीप में फंस चुके हैं, मगर पैडी को समझ आ जाता है कि इस द्वीप में जीवित रहने के लिए सारी चीजें मौजूद है। पैडी को यहाँ पर एक दारू की बैरल भी मिलती है, तो जहाज से बैठकर के किनारे पर आई भी होती है। जब रिचर्ड खेल रहा होता है तब उसे एक इंसानी खोपड़ी मिलती है, जिसे वो पैडी को दिखाता है। ये देख करके पैडी उसे फेंकने को कहता है और समझ जाता है कि यहाँ पर खतरा है, इसलिए वो बच्चों को लेकर के दूसरी ओर चला जाता है। रात में जब पैडी शराब पी रहा होता है तब उसे द्वीप की दूसरी तरफ से ड्रम की आवाजें आती हैं। ये सुन करके पैडी तैरकर उस ओर जाता है, जहाँ वो देखता है कि एक मूर्ति पर इंसानी मांस का टुकड़ा रखा हुआ है। ये देख करके पैडी समझ जाता है कि यह इंसान की बलि दी जाती है। अब वो डर जाता है और रिचर्ड और एमी से आकर के कहता है कि तुम दोनों मुझसे वादा करो कि चाहे कुछ भी हो जाए तुम आइलैंड के उस तरफ नहीं जाओगे, और ये कानून का नियम है, तुम्हें इसका पालन करना होगा। लेकिन बच्चों के मन में सवाल उठते हैं कि पैडी आखिर उन्हें वहाँ जाने से क्यों मना कर रहा है। पैडी कहता है कि वहाँ नरमक्षी रहते हैं जो बच्चों को खाते हैं। रिचर्ड को लगता है कि उसके पिता आकर के उन्हें यहाँ से लेकर के जाएंगे। पैडी को लगता है कि उन्हें बचा लिया जाएगा, पर तब तक वो बच्चों की जिम्मेदारी लेता है और उन्हें खाना ढूंढने और आश्रय बनाना सिखाता है। वह 2 महीनों तक बच्चों को इस जंगल में जिंदा रहना सिखाता है, ताकि अगर उसे कुछ हो भी जाए तो ये बच्चे जिंदा रह सके। एक रात पैडी बहुत ही ज्यादा शराब पी लेता है और वो देखता है कि उसका दारू का बैरल समुद्र में डूब रहा है। अब वह उसे उठाने लगता है और नशे में होने के कारण वो पानी में डूबने लगता है। अगली सुबह रिचर्ड और एमी उठते हैं तो वो देखते हैं कि पैडी वहाँ पर नहीं है। वो दोनों दूरबीन की मदद से देखते हैं कि पैडी द्वीप की दूसरी ओर रेत में लेटा हुआ है। अब वो दोनों छोटी नाव में बैठ करके पैडी के पास जाते हैं। उन्हें लगता है कि पैडी ने ज्यादा पी ली है, इसलिए वो बस सो रहा है। अब वो उसे उठाने की कोशिश करते हैं पर वह नहीं उठता है, जिससे उन्हें पता चलता है कि पैडी ने इतनी ज्यादा शराब पी ली थी जिससे उसकी मौत हो गई। ये देख करके रिचर्ड और एमी को बहुत ही ज्यादा बुरा लगता है। वो दोनों पूरी तरीके से अकेले पड़ चुके थे। एमी रिचर्ड से कहती कि मुझे यहाँ पर पैडी की याद आती है, मैं अब यहाँ पर नहीं रह सकती हूँ, इसलिए मुझे कहीं और लेकर के चलो। अब रिचर्ड उसकी बात मान लेता है और वो अपना सामान पैक करते हैं और बोट में बैठ करके द्वीप की दूसरी तरफ आ जाते हैं। और ये जंगल उन्हें रहने लायक लगता है। यहाँ भी उन्हें खाने पीने की कोई भी दिक्कत नहीं होती है, इसलिए वो दोनों अपना यहाँ पर एक नया घर बनाते हैं। शुरुआत के दिनों में उन्हें बहुत ही ज्यादा संघर्ष करना पड़ता है, लेकिन पैडी ने जो सब कुछ सिखाया होता है उससे उन्हें ज्यादा दिक्कत नहीं होती है और वो धीरे धीरे इस आइलैंड पर जीना सीख लेते हैं। इन दोनों को इस आइलैंड में रहते हुए अब कुछ साल बीत जाते हैं और अब दोनों ही बड़े हो चुके होते हैं। रिचर्ड अब 21 साल का हो गया होता है और एमी 19 साल की है। ये दोनों मछलियां पकड़ते हैं, फल तोड़ते हैं और एक साथ में मिलकर के रहते हैं। और रिचर्ड और एमी के अंदर शारीरिक तरीके से भावनात्मक बदलाव आने लगते हैं, जिन्हें वो समझ नहीं पाते और इन परिवर्तनों से वो बिल्कुल अनजान होते हैं। एक दिन जब एमी नहा रही होती तभी उसका पहली बार पीरियड आता है और उसका खून निकलता है। ये देख करके वो बहुत ही ज्यादा डर जाती है और रिचर्ड को आवाज देती है। जब रिचर्ड उसकी आवाज सुन करके आता है और पूछता है कि क्या हुआ, तो वह शर्मिंदा होकर के उसे दूर जाने के लिए कहती है। कुछ देर बाद एमी पानी से नहा करके बाहर आती है तब रिचर्ड उसे पूछता है कि तुम्हें क्या हुआ था। उसे लगता है कि एमी को कहीं चोट लग गई है, लेकिन एमी उसे कुछ भी नहीं बताती है, जिससे अब रिचर्ड को उस पर गुस्सा आने लगता है। उसे लगता है कि एमी पहले उससे कुछ भी नहीं छुपाती थी, पर वह बहुत कुछ छुपाने लगी है। धीरे धीरे एमी और रिचर्ड एक दूसरे के प्रति आकर्षित होने लगते हैं। जब रिचर्ड बिना शर्त के घूमता है तो एमी उसे देखती रहती है
है। जब एमी पानी में नहाने जाती तो रिचर्ड उसे देखता है, लेकिन सामाजिक ज्ञान की कमी से वन सब चीजों को समझ नहीं पाते हैं, क्योंकि ये दोनों बचपन से यहाँ पर फंसे हुए हैं और उन्होंने इस बारे में कभी भी पढ़ा नहीं होता है। यहाँ पर रिचर्ड मछली पकड़ता है, फल तोड़ता है और एमी मछली पकाती है और कपड़े धोती है। ये दोनों हंसी मजाक करते हुए साथ में खुशी खुशी आइलैंड में रह रहे होते हैं। और अब भी उन्हें उम्मीद थी कि रिचर्ड के पिता एक दिन उन्हें बचाने के लिए आएंगे। एक दिन एमी को आइलैंड के उस छोर से ड्रम बजाने की आवाज सुनाई देती है, जहाँ पर पैडी ने उन्हें जाने से मना किया था, लेकिन एमी उत्सुक होती है कि वहाँ पर क्या हो रहा है, इसलिए वो अकेली वहाँ पर चली जाती है। तभी से वही स्टेचू दिखाई देता है जहाँ से खून नीचे गिर रहा था। एमी को लगता है कि इसे क्या पवित्र है और ये भगवान का स्थान है, इसलिए वो दौड़ करके रिचर्ड के पास आती है और उसे बताती है कि मैं आइलैंड के उस तरफ हुई थी जहाँ पर पैडी ने हमें जाने से मना किया था, और वहाँ पर मुझे एक मूर्ति दिखी जो शायद भगवान की थी, और पैडी ने हमसे झूठ बोला था, वहाँ पर कोई नरमक्षी नहीं है। ये सब कुछ सुनकर के रिचर्ड को गुस्सा आता है और वो कहता है, हमने पैडी से वादा किया था कि हम वहाँ कभी भी नहीं जाएंगे, पर तुमने वहाँ पर जाकर के बहुत ही बड़ी गलती कर दी और अब से तुम वहाँ पर मत जाना। रात में जब एमी सो रही होती तभी एक उसे बहुत ही बुरा सपना आता है, जिसमें रिचर्ड की पानी में डूब करके मौत हो जाती है। तभी अचानक ही वो जाग उठती है और एमी देखती है कि अब सुबह हो चुकी है और रिचर्ड उसके सामने खड़ा होता है। एमी उसे कहती कि वादा कर, तुम मुझे छोड़ करके कभी नहीं जाओगे। अभी दोनों भावुक होकर के गले लगते हैं। रिचर्ड उसे किस करता है और उसके साथ आगे कुछ करने की कोशिश करता है, पर एमी उसे दूर कर देती है। रात में फिर रिचर्ड उसके करीब आने की कोशिश करता है, लेकिन एमी उसे यहाँ से जाने के लिए कहती है। इससे रिचर्ड नाराज हो जाता है और अगली सुबह एमी से वो बात नहीं करता है। एमी देखती है कि रिचर्ड पत्थरों के पीछे कुछ कर रहा है, लेकिन उसे कुछ समझ नहीं आता है। जब वो उसे आवाज देती तब रिचर्ड उस पर गुस्सा करता है। फिर कुछ देर बाद रिचर्ड पेड़ पर चढ़ करके नारियल तोड़ रहा होता है, तभी उसे समंदर में इतने सालों बाद पहली बार एक जहाज दिखाई देता है। ये देखकर कि वो पेड़ से उतर करके पहाड़ी की ओर जाने के लिए दौड़ने लगता है, जहाँ उसने लकड़ियों को इकट्ठा किया था ताकि वो आग लगा करके जहाज में मौजूद लोगों का अपना ध्यान अपनी ओर आकर्षित कर उनसे मदद मांग सके। पर रिचर्ड को वहाँ पहुंचने में देर हो जाती है और वो जहाज यहाँ से दूर निकल जाता है। उसी दौरान एमी ने भी उस जहाज को देखा था। उसके पास आग जलाने का मौका था, लेकिन जहाज को देखने के बावजूद उसने ऐसा नहीं किया, क्योंकि उसे अब यहाँ पर रहना अच्छा लगने लगा था और उसने इस जीवन को यहाँ पर स्वीकार कर लिया था। फिर रिचर्ड आता है और उसे आग न जलाने के लिए गुस्सा करता है। वो एमी से कहता है कि मैं तुमसे तंग आ चुका हूँ, मैं अब यहाँ से अकेले ही जाऊंगा। अब रिचर्ड उसी छोटी नाव में बैठ करके वहाँ से निकल जाता है, लेकिन आधे रास्ते में रिचर्ड की नाव टूट जाती है और वो पानी में गिर जाता है। मजबूरन उसे वापस आइलैंड पर लौटना पड़ता है। तब एमी उसका मजाक उड़ाने लगती है और वो कहती है कि द्वीप हमारा घर है और हमें अब यहीं पर रहना चाहिए। ये सुनकर के रिचर्ड गुस्सा हो जाता है और इनकी बहस हो जाती है। ये दोनों एक दूसरे का अपमान करने लगते हैं। एमी कहती कि मैं जानती हूँ तुम अकेले पत्थर के पीछे क्या करते हो और मैं उस बारे में मैं तुम्हारे पिता को बता दूंगी। रिचर्ड कहता है कि तुम मुझे छुप छुप करके देखती हो। इस पर एमी कहती है तुम भी तो मुझे देखती हो जब मैं नहाती हूँ। ये सुनकर के गुस्से में रिचर्ड उस पर नारियल फेंकता है, पर वो नारियल उसको नहीं लगता है। जब एमी फेंकती तो वो नारियल रिचर्ड के सिर में लग जाता है, जिसे रिचर्ड उसे थप्पड़ मारता है और उसे घर से निकाल देता है और कहता है कि झोपड़ी मैंने बनाई है, इसलिए तुम यहाँ पर नहीं रह सकती और मैं अब तुम्हें खाना भी नहीं दूंगा। जिससे एमी को बाहर सोना पड़ता है और उसे खाने का इंतजाम भी अकेले ही करना पड़ता है। इन सब में अब उसे बहुत ही ज्यादा दिक्कत होती है और रिचर्ड उसका मजाक उड़ाता रहता है। एमी आइलैंड पर मौजूद स्टैचू पर फूल चढ़ाने लगती है और भगवान से प्रार्थना करती है। जब वो समुद्र से अपने आइलैंड पर आ रही होती तभी उसका पैर जहरीली स्टोनफिश पर पड़ जाता है, जिससे उसे बहुत ही ज्यादा दर्द होने लगता है और वो किसी तरीके से आइलैंड पर लौट आती हो। रिचर्ड जब उसे बीमार देखता है तो वो कहता है कि क्या हुआ। वो कहती है कि मेरा पैर स्टोनफिश पर पड़ गया, इसीलिए मैं जहर के प्रभाव से बीमार पड़ गई हूँ। एमी रिचर्ड से कहती कि मुझे मेरे भगवान के पास ले चलो। अब रिचर्ड एमी को अपनी गोद में उठाकर के स्टैचू के पास लेकर के आता है। एमी की हालत बहुत ही ज्यादा खराब होती है और वो बेहोश हो जाती है। रिचर्ड को डर लगता है कि एमी को कहीं कुछ हो ना जाए, इसलिए वो भगवान से प्रार्थना करता है कि एमी को ठीक कर दो। कुछ देर बाद एमी होश में आती है और वो पूरी तरीके से ठीक हो चुकी होती है। यहाँ की ऊर्जा और वातावरण ने उसके शरीर को रिकवर करने में उसकी मदद की है। रिचर्ड एमी को देख करके खुश होता है और कहता है कि मैं बहुत ज्यादा डर गया था कि कहीं तुम्हें कुछ हो जाएगा तो मैं अकेला इस आइलैंड पर क्या करूंगा। एमी कहती कि तुम मुझसे
गुस्सा नहीं हो। रिचर्ड कहता है कि नहीं, और फिर ये दोनों वापस अपने आइलैंड पर लौट आते हैं। एक दिन रिचर्ड और एमी बैठ करके बातें कर रहे होते हैं और ये दोनों एक दूसरे को देखते रहते हैं और फिर ये दोनों किस कर लेते हैं और ये दोनों अपने प्यार का इजहार करते हैं और यहीं पर करीब आ जाते हैं। और ये पहली बार था जब वो इस भावनाओं को समझ पा रहे थे जो इतने दिनों से इनके अंदर पनप रही थी। अब वो इसे एक्सप्लोर करते हुए कई बार करीब आते हैं। इन दोनों को इसमें बहुत ही ज्यादा मजा आता है और वे कपल की तरह इस आइलैंड पर रहने लगते हैं और कई महीने इन दोनों को साथ में रहते हुए बीत जाते हैं। रिचर्ड नोटिस करता है कि एमी अब पहले की तरह उसके पास नहीं आती है और उसके व्यवहार में भी अब बदलाव आ गया है। वो एमी से पूछता है कि अब तुम मुझे पहले की तरह प्यार नहीं करती। इस पर एमी कहती कि मुझे नहीं पता, मेरी तबीयत ठीक नहीं है और मुझे उल्टी भी हो रही है। फिर वो रिचर्ड का हाथ अपने पेट पर रखती है और कहती है मुझे लगता है कि मेरे अंदर कुछ अलग हो रहा है और रिचर्ड को भी एहसास होता है। दरअसल एमी प्रेग्नेंट होती है लेकिन इस बारे में दोनों को कोई भी जानकारी नहीं होती है। रिचर्ड को लगता है कि वो ज्यादा खाना खा रही है इसलिए उसका पेट फूल रहा है और अंदर कुछ हलचल हो रही है। एक रात रिचर्ड को आइलैंड की दूसरी तरफ से डमरू की आवाज सुनाई देती है। फिर जब वो वहाँ देखने के लिए जाता है तो वो देखता है कि कुछ आदिवासी लोग उस मूर्ति के सामने एक आदमी की बलि दे रहे हैं। ये देखकर के रिचर्ड बहुत ही ज्यादा डर जाता है और वहाँ से भाग करके एमी के पास आता है। तभी एमी को लीवर पेन शुरू हो जाता है और वो जोर जोर से चिल्ला रही होती है। ये देखकर के रिचर्ड जल्दी से उसके पास आता है और डिलीवरी में उसकी मदद करता है और अब एमी एक बेटे को जन्म देती है और ये दोनों बहुत ही ज्यादा खुश होते हैं। वो इस बच्चे का नाम पैडी रखते हैं। फिर रिचर्ड और एमी बच्चे को अपनी झोपड़ी में लाते हैं। अब वो रो रहा होता है। रिचर्ड और एमी उसे खाना पानी देते हैं पर उन्हें ये नहीं पता होता है कि बच्चे को माँ के दूध की जरूरत होती है। जब एमी बच्चे को अपनी बाहों में लेती तो बच्चा माँ का दूध पीने लगता है। इसके बाद रिचर्ड एमी को बताता है कि मैंने कुछ आदिवासी को बलि देते हुए देखा था और वो अगर यहाँ पर आ गए तो वह हमें भी नुकसान पहुँचा सकते हैं और अगर उन्होंने ऐसा किया तो मैं उन्हें छोड़ूंगा नहीं। रिचर्ड और एमी बच्चे के आने के बाद अब और भी ज्यादा खुश रहने लगते हैं और बच्चे को बहुत ज्यादा प्यार करते हैं। आइलैंड पर रहते हुए कुछ साल बीत जाते हैं। वो बच्चा भी अब बड़ा होने लगता है। वो उसे तैरना, खेलना और बोलना सिखाते हैं। एक दिन वो सभी समुद्र किनारे गीली मिट्टी अपने शरीर पर लगा करके खेल रहे होते हैं। तभी रिचर्ड के पिता कुछ आदमी के साथ एक शिप में उन्हें ढूंढते हुए वहाँ पहुंच जाते हैं। लेकिन जब वो दूर से पूरी तरह से कीचड़ में सना हुआ उन्हें देखते हैं तब वो उन्हें पहचान नहीं पाते हैं और शिप को वापस ले जाते हैं। जब रिचर्ड और एमी शिप को देखते तो वो ये नहीं जानते कि उसमें रिचर्ड के पिता है और वो शिप को आवाज नहीं देते हैं और वो चुपचाप यहीं रहते हैं क्योंकि वो अब इस जीवन में खुश है, वापस नहीं जाना चाहते। उन्हें डर है कि अगर वो लौटे तो उन्हें उस समाज में जाना पड़ेगा जहाँ उन्हें कोई भी नहीं समझेगा। इसके बाद रिचर्ड एमी और अपने बेटे के साथ बोट से आइलैंड की तरफ फल तोड़ने के लिए जाता है और ये लोग पैडी के मरने से पहले कुछ महीने यहीं पर रहे थे। वो लोग आसपास की चीजों को देख करके अपने बचपन को याद करने लगते हैं। फिर रिचर्ड फल तोड़ने के लिए चला जाता है और एमी अपने बेटे के साथ किनारे पर होती है और उनका बेटा खेलते हुए जहरीली बेरी तोड़ करके अपनी बोट में रख लेता है और ये चीज एमी नहीं देख पाती है। वो दोनों इंतजार करते हुए नाव में वापस आ जाते हैं और तभी एमी की आंख लग जाती है। जब वो उड़ती है तो वो देखती है कि नाव किनारे से दूर जा चुकी हो। तभी उसका बेटा एक चप्पू पानी में फेंक देता है। एमी उस चप्पू को उठाने की कोशिश करती है पर वो सफल नहीं हो पाती है। वो तुरंत रिचर्ड को आवाज देती है जो तैर करके उनकी ओर आने लगता है। तभी एमी रिचर्ड से कहती है कि तुम्हारे पीछे शार्क है, जल्दी आओ। रिचर्ड तेजी से बिना चप्पू लिए नाव की तरफ बढ़ने लगता है। एमी उसे शार्क से बचाने के लिए दूसरे चप्पू से शार्क को मारने लगती है जिससे रिचर्ड को नाव में चढ़ने का मौका मिल जाता है। लेकिन उनके पास अब चप्पू नहीं होता है जिससे वो अपने आइलैंड में वापस जा सके। वो अपने हाथों से नाव को किनारे की ओर ले जाने की कोशिश करते हैं लेकिन पानी का बहाव बहुत ज्यादा तेज होता है। शार्क के हमले के डर से वो तैरने की हिम्मत नहीं कर पाते हैं। अब उनकी नाव खुद ही समुद्र में आगे बढ़ने लगती है। ये लोग 2 दिनों तक समुद्र में पटकते रहते हैं। तभी रिचर्ड के बेटे को भूख लगती है इसीलिए वो जहरीली बेरी खा लेता है। एमी और रिचर्ड ये देखकर के अपने बेटे के मुंह से बेरी निकालने की कोशिश करते हैं लेकिन उससे पहले वो बेरी निगल चुका होता है। अब दोनों को लगता है कि उनका बेटा मर जाएगा इसलिए वो दोनों भी बेरी खा लेते हैं। अभी तीनों मौत का इंतजार करते हुए नाव में लेट जाते हैं और बेहोश हो जाते हैं। असल में वो बेरी इतनी जहरीली नहीं होती है, वो सिर्फ बेहोश होते हैं। कुछ समय बाद रिचर्ड के पिता शिप में होते हैं और दूरबीन से यह वहाँ देख रहे होते हैं। तभी उन्हें समुद्र में रिचर्ड की छोटी बोट नजर आती है। वो अपने आदमियों को ये बोट दिखाते हैं। तब रिचर्ड के पिता और उनके आदमी अपनी छोटी नाव में बैठ करके उन्हें देखने के लिए जाते हैं।
उन्हें रिचर्ड, एमी और उनका बेटा बेहोश हालत में मिलते हैं। रिचर्ड के पिता अपने आदमी से पूछते हैं कि क्या ये मर चुके हैं। तभी वो आदमी जवाब देता है कि नहीं सर, ये सो रहे हैं, और उन्हें बचा लिया जाता है। इस सीन के साथ ही कहानी द ब्लू लेगून पर खत्म हो जाती। वीडियो कैसा लगा आप लोग कमेंट करके लाजमी बताएं। अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब लाजमी करें। आप लोग वीडियो को लाइक एंड कमेंट शेयर एंड सब्सक्राइब लाजमी करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।